हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं खजूर की उन्नत खेती यानी डेट पाम फार्मिंग। तो हमारे किसान भाई कैसे खजूर की खेती करके ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी तो दोस्तों शेयर करेंगे। खजूर की खेती एक बागवानी फसल है। खजूर की खेती अरब और अफ्रीका में की जाती है, लेकिन भारत में भी कई प्रदेशों पर खजूर की खेती किसान भाई अपनाकर काफ़ी अच्छा बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। खजूर एक बहुत ही लाभकारी फल होता है और इसका फल स्वीट स्वादिष्ट होता है। खजूर का पौधा लगभग दोस्तों 20 से 25 मीटर तक लंबाई का हो सकता है। खजूर में कई तरह के गुण पाए जाते हैं। खजूर खाने के अलावा इसके फलों को अनेक प्रकार की चीज़ों में, जैसे खासकर दोस्तों जूस, जैम, चटनी, अचार और बेकरी उत्पादन की कई चीज़ों में शामिल किया जाता है। यह एक बहुवर्षीय पौधा है जो कि अधिक गर्मी, अधिक ठंड में भी जो पौधा है वो अपने आप को जीवित रख सकता है। इसके सूखे हुए फलों से पिंड खजूर तथा फलों को सुखाकर छुहारे बनाए जाते हैं। तो खजूर की खेती कब और कैसे करना चाहिए, उन्नतशील किस्में, प्लांट डिस्टेंस, प्रति एकड़ पौधे, लागत, लाभ, मुनाफा, लाइफ साइकिल, फर्स्ट हार्वेस्टिंग के साथ साथ दोस्तों इसमें हस्त परागण कैसे किया जाता है, समय, जलवायु, फर्टिगेशन शेड्यूल, खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा के साथ साथ एरीगेशन, फर्टिगेशन, प्लांटेशन के साथ साथ दोस्तों जरूरी बातें, तो किस प्रकार हमारे किसान भाई डेट पाम यानी खजूर से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। खजूर की दोस्तों एक ऐसी फसल है, सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा पर नहीं है या फिर जो मृदा की पीएच वैल्यू है अधिक एल्कलाइन है, खारा पानी है, तो कैसे कम लागत पर एक ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा मुनाफा आप डेट पाम की जो हॉर्टिकल्चर दोस्तों बागवानी से कैसे आप ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो वैसे तो आप डेट पाम की प्लांटेशन 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन सबसे उचित और अनुकूल जो समय है दोस्तों जुलाई से लेकर आप सितंबर के मध्य कभी भी पौधरोपण कर सकते हैं। जलवायु और तापमान के ऊपर बात करें तो खजूर के बेहतर उत्पादन के लिए उचित जल निकास वाली रेतीली भूमि, रेतीली दोमट की आवश्यकता पड़ती है। इस फसल को खारे पानी में भी आप सफलतापूर्वक ग्रो कर सकते हैं। मृदा की पीएच वैल्यू 7 से 8.5 तक चल जाती है। अब हरी सब्जियों को उगा रहे हैं तो 6 से 7, 7.5 तक चलती है, लेकिन खजूर की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों तो इस बात को ध्यान आप रख सकते हैं कि 8 और 9 पीएच वैल्यू की जो भूमि होती है वहां पर भी आप सफलतापूर्वक डेट पाम को ग्रो कर सकते हैं। खजूर एक शुष्क गर्म जलवायु का पौधा है और इस फसल के लिए अधिक वर्षा की जरूरत नहीं होती है। खजूर के पौधों के लिए तेज धूप में अच्छे से जो प्लांट्स होता है वो बढ़वार ग्रो ले पाता है और खासकर आपको बता दें कि मरुस्थलीय क्षेत्र में इसकी खेती काफ़ी आसानी से की जाती है। अधिक ठंडे क्षेत्रों पर इसकी खेती नहीं की जा सकती है। अच्छी बढ़वार के लिए 25 से 45 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी अच्छा माना जाता है। जो गर्म इलाके होते हैं दोस्तों, गर्म इलाकों पर काफ़ी अच्छे तरीके से पौधा बढ़वार लेता है और एक औसत टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो न्यूनतम जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम लगभग 45 से 50 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है चल जाता है। इस हिसाब से जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो गहराई में चलने वाले जैसे प्लाऊ से आपको पहली जुताई कराना चाहिए और जुताई के 2 महीने तक तेज धूप आपको खेत में लगाना चाहिए। इसमें हार्मफुल इंसेक्ट, फंगस एकदम कंट्रोल हो जाते हैं, खासकर नेमेटोड्स। उसके बाद कल्टीवेटर से आपको ठीक तरीके से तैयारी करा के मिट्टी को भुरभुरी कराना चाहिए, रोटावेटर से या फिर हैरो से, और खेत के चारों साइड तारबंदी होना चाहिए। ग्रीन नेट खींच लीजिए और पर्याप्त मात्रा पर साफ सफाई आपको बनाए रखना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको खेत की तैयारी करना चाहिए और जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतनी बेहतरीन तरीके से फसल ग्रो होगी। बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में। तो जो वैरायटी हैं, क्योंकि खजूर की कौन सी वैरायटी का चुनाव करें जिनका अच्छा उत्पादन, काफ़ी पौधा पर ज़्यादा से ज़्यादा फल लगे और सभी प्रकार की जलवायु पर जो वैरायटी है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, तो आइए दोस्तों समझते हैं। भारत में सैकड़ों वैरायटी है, लेकिन अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में जो कि सही प्रकार के मौसम पर, जलवायु पर ग्रो हो सकती हैं। नंबर 1 खुनेजी किस्में हैं जो कि काफ़ी
पॉपुलर है। इसके अलावा बरही किस्म है, नंबर 3 इजरायली किस्म है जो कि इजरायली खजूर के नाम से आती है। इसके अलावा नंबर 4 मदसरी मेल है जो कि मेल प्लांट्स है। अब मेल प्लांट्स भी लगाना जरूरी है क्योंकि फीमेल प्लांट्स पर केवल फल आते हैं। मेल प्लांट्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 एकड़ में हम बतलाएंगे लगभग 5 से 6 पौधे आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि परागण प्रोसेस में जो आप हस्त परागण करेंगे उसमें आसानी हो जाएगी। तो लगभग 5 से 7 पौधे 1 एकड़ में आपको जरूर लगाने चाहिए। मेल प्लांट्स को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5 मेड जूल जैसी किस्म को आप लगा सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया है और आपको बता दें कि फल केवल फीमेल प्लांट्स पर ही लगते हैं। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, चाहे बरही हो या फिर खुनेजी। काफ़ी ज़्यादा यह जो किस्म है काफ़ी पॉपुलर है। नर्सरी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पौधे आप 3 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे, इसके अलावा बीजू पौधे और शकर को आप लगा सकते हैं, यानी आप बीज से भी जो तैयार किए गए पौधे हैं उनको भी लगा सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है और पौधे के बाजू में जो क्राउन्स निकलते हैं, जो शकर निकलते हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय पर आपको संपर्क करके पौधे आप खरीद सकते हैं। और आपको पता है कि राज्य सरकारें खजूर के पौधे पर लगभग 70 से 75% सब्सिडी देती हैं। यदि आप एक पौधे खरीदेंगे यदि प्राइवेट, तो ये मान लीजिए 4000 से 5000 प्रति पौधा की कीमत देखने के लिए मिलेगी। लेकिन राज्य सरकारें 70 से 75% दोस्तों लगभग अनुदान दे रही हैं, तो उनका लाभ आपको जरूर लेना है। जो आपको पौधा 5000 रुपये में पड़ रहा है वो ही लगभग दोस्तों 75% जो उसकी कीमत है वो घट जाने वाली है। 75% सरकारें अनुदान दे रही हैं, केवल दोस्तों आपको 25% ही पैसा पे करना पड़ेगा, यानी 25% में आपका काम हो जाएगा। इन बातों को आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब भी आप नर्सरी से पौधे खरीद रहे हो, ध्यान आपको ये रखना है कि मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट्स आपको ज़्यादा लेना है और मेल प्लांट्स 1 एकड़ में 4 से 5 पौधे ही आपको लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बेसल डोज यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट पर जब पौधरोपण आप कर रहे हो तो NPK 12, 32, 16, 50 किलोग्राम। अब SSP क्यों नहीं? SSP में सल्फर है और सल्फर आप अपने खेत पर प्रयोग करेंगे तो जो मृदा की pH वैल्यू है वो घटने वाली है। तो इसलिए SSP का प्रयोग ना करके आप NPK 12, 32, 16, 50 किलोग्राम, MOP खाद 20 किलोग्राम, रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम, गोबर खाद 3 ट्राली, इन सभी को मिक्स करना है। अब रीजेंट क्यों? दीमक की समस्या भी देखने के लिए मिलती है, व्हाइट ग्राफ की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। इन सभी को मिक्स कर लेना है आपको। और जब पौधरोपण करें उस समय आपको जो गड्ढा है वहां पर देकर के पौधरोपण करना चाहिए। प्लांटेशन के ऊपर बात करते हैं पौधरोपण, तो किस प्रकार आपको पौधरोपण करना है। सबसे पहले आपको बेड तैयार कराना है, बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना है। बेड की चौड़ाई 3 फीट, बेड से बेड की दूरी 25 फीट और बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी चाहिए। और आप सिंगल लाइन पर 20 mm जो बटन वाली ड्रिप है उसको आप लगवा सकते हैं। सबसे पहले 3 बाई 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा खोद लेना है और कम से कम 15 से 20 दिन की तेज धूप लगा लीजिए जो गड्ढा है। उसके बाद जो खाद है और आधी मिट्टी को भर करके ठीक तरीके से सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक एक पौधे की पौधरोपण कर दीजिए। जब पौधरोपण आप कर रहे हैं बांस के टुकड़े गड़ा करके ठीक तरीके से पौधे को बांध दीजिए। हवा चलने पर पौधा ना तो टूटेगा और ना तो झुकेगा, तो इसलिए बांस के टुकड़े को गड़ाकर ठीक तरीके से बंधाई कर दीजिए। इन बातों का खासकर आपको ख्याल रखना चाहिए। पौधरोपण करने के बाद पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। कब? जब आप पौधरोपण कर रहे हो तब, क्योंकि इस फसल पर जब पौधा एकदम बढ़वा ले लेगा फिर उतनी ज़्यादा ना तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी ना ज़्यादा खाद की आवश्यकता पड़ेगी। एकदम कम स्प्रे पर, कम खादों पर यह फसल आने वाली है और काफी अच्छा मुनाफा देने वाली है। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कितनी दूरी पर हमको पौधरोपण करना चाहिए। कुछ किसान भाई डिस्टेंस को कम और ज्यादा करते हैं, लेकिन एक्चुअली पर सही और उचित डिस्टेंस क्या है? तो पौधे से पौधे की दूरी 25 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको 25 फीट रखनी चाहिए। जैक आपको दोस्तों पौधरोपण करना है। 25 फीट बहुत ज़्यादा अच्छा है, सफिशिएंट है। यह डिस्टेंस आगे चल के फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है। इस हिसाब से आप दोस्तों पौधरोपण करते हैं और इस हिसाब से डिस्टेंस को मैनेज करते हैं तो ये मान लीजिए 1 एकड़ में
65 से 70 पौधे लगने वाले, 1 एकड़ में 65 से 70 पौधे आपको लगने वाले हैं। ध्यान रखिए 70 पौधे लगा रहे हैं तो 5 पौधे आपको मेल प्लांट्स लगाने चाहिए। इरिगेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं सिंचाई। तो देखिए यह जो डेट पाम फार्मिंग के जो ट्रीज होते हैं इन पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही कम सिंचाई की आवश्यकता होती, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक तरीके से आप खेती कर रहे हैं तो गर्मियों के दिनों पर 12 से 15 दिनों की अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। ड्रिप से खेती करने पर बेहतरीन लाभ मिलता है, खाद देने में, सिंचाई करने में और व्यवस्थित तरीके से फसल को ग्रो करने में आसानी हो जाती है। खरपतवार की रोकथाम, वीड कंट्रोल, तो जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं कितनी ज़्यादा साफ सफाई है दोस्तों, निराई गुड़ाई प्रॉपर करते रहें, यानी जड़ों के पास नीचे खरपतवार जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतनी ही आपकी जो ट्री है, जो कि पाम डेट्स ट्री है, उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रो होगी। तो इन बातों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए और खरपतवार ही ना उगें तो इसके लिए इंटर क्रॉपिंग में आप इन सब्जियों को, इन फसलों को ग्रो कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। प्रमुख रूप से प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, मेथी, इसके अलावा घास को ग्रो कर सकते हैं, धनिया, तरबूज, खरबूज, खीरा, भिंडी, बरबट्टी, बैगन, टमाटर, मिर्च, गुवार, मटर, मूंग और उड़द जैसी फसलों को दोस्तों आप लगा सकते हैं। यानी जो आपका खजूर का प्लांट्स है 5-6 साल बाद आपको हार्वेस्टिंग देगा, तब तक आप इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं। और आप दोस्तों देख सकते हैं कितने सिस्टमिक तरीके से प्याज की खेती हो रही है इंटर क्रॉपिंग पर। हस्त परागण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। जैसे आप सब्जियों की खेती करते हैं तो स्वतः मधुमक्खियों के द्वारा, भंवरों के द्वारा स्वतः ही पौधा परागण प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। लेकिन यह जो फार्मिंग है, यह जो खजूर की खेती दोस्तों पौधा होता है, यह स्वतः ही परागण प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि 65 पौधे आप फीमेल लगाइए और 5 पौधे आप मेल लगाइए। तो जो 5 पौधे आपने मेल लगाए हैं वह जो परागण होते हैं, हस्त परागण आपको करना पड़ेगा। तो किस प्रकार करना है कि खजूर के जो पौधे होते हैं यह एक लिंगी होने के कारण परागण स्वयं नहीं कर सकते हैं और इसमें ना तो मधुमक्खी हेल्प करती हैं, ना तो भंवरों की मदद से परागण कंप्लीट हो पाता है। तो मेल पौधे के फ्लावर को कट करके फीमेल पौधे के फ्लावर को जो बंच होता है उसमें तुरंत परागण किया जाना चाहिए। खजूर में पूर्ण रूप से स्वतः फल नहीं लग सकते हैं। तो एक बात दोस्तों आपको ध्यान ये रखनी है कि जो फीमेल प्लांट्स होते हैं जब उनसे फ्लावर आते हैं तो आपको तुरंत उसी दिन जो सुबह होती है जो परागण प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है। फूलों कट करके दूसरे फूलों को आप टच करना होता है, इससे परागण प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो इन बातों को ध्यान रखें। एक मेल प्लांट से दोस्तों ये मान लीजिए लगभग 10 से 15 पौधे की जो परागण प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। खजूर की कटाई छटाई, तो इस फसल पर कटाई छटाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार जो कि आप सीढ़ी देख रहे हैं, लोहे की सीढ़ी है, इसको लगा करके दोस्तों आप प्रॉपर पीले पत्ते होते हैं, जो खराब पत्ते होते हैं, उनकी कटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब दोस्तों फ्लावर फ्रूटिंग निकलते हैं बाहर तो उनकी बंधाई करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इस प्रकार सुतली की मदद से, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार पत्तियों पर जो मजबूत तने होते हैं वहाँ पर आपको इस प्रकार बंधाई करना चाहिए, क्योंकि वजन आने पर यदि बंधाई नहीं करेंगे तो जो बंच है वो टूटने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन जो फ्रूटिंग स्टेज पर दोस्तों यदि बरसात नहीं होनी चाहिए, बरसात होती है तो फल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि खजूर की खेती उन इलाकों पर ज़्यादा की जाती है जहाँ पर बरसात थोड़ा कम होती है। क्रॉप कवर, फलों पर क्रॉप कवर लगाने से जो बंच होते हैं, बंचों पर क्रॉप कवर लगाने से फलों की क्वालिटी प्रभावित नहीं होती है। और कुछ इस प्रकार के होते हैं क्रॉप कवर, इनसे फलों की क्वालिटी प्रॉपर बनी रहती है और मार्केटिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 4 साल के आसपास का जब पौधा हो जाता है पौधरोपण से, तो 4 साल में हार्वेस्टिंग के लिए एकदम तैयार हो जाता है। पौधा जैसे जैसे विकास करता जाता है, ग्रो करता जाता है, उस हिसाब से उपज बढ़ती जाती है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं तो इसकी फसल तो बहुत लंबी चलती है, लेकिन आप ये मान लीजिए मोटा मोटी की 60 से 70 साल तो बड़े आराम से चलने वाली है। 100 साल कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली पर 60-70 साल ही दोस्तों चल
पाती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। 60-70 साल बड़े आराम से आप उत्पादन निकाल सकते हैं खजूर से। अनुकूल राज्यों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। सबसे ज़्यादा भारत पर यदि खजूर की खेती होती है तो वो है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा। इसके अलावा आप सभी प्रकार के राज्यों पर आप खजूर की दोस्तों खेती कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो इस फसल पर रोग बीमारी बहुत ही कम आती हैं। अन्य हॉर्टिकल्चर की तुलना पर, अन्य बागवानी की तुलना पर इस बाग पर बहुत ही कम रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। लेकिन यह A to Z वीडियो है तो कौन सी बीमारी आ सकती हैं उनके बारे में भी हम बिल्कुल डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। प्रमुख रूप से पत्ती धब्बा रोग है, दीमक है, स्केल कीट है, फल गलन है। इसके अलावा जो पक्षियों का आक्रमण होता है, फलों को नुकसान करती है, लीफ स्पॉट और छोटे मुंह वाला पतंगा काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो यह बीमारी बहुत ही कम आती है। तो इनका स्प्रे क्या है देखिए। स्प्रे 2-3 महीने पर आपको केवल एक बार नीम ऑयल 300 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा फ्रूटिंग स्टेज पर आपको NPK 0050 1 किलो, बोरॉन 500 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए केवल और केवल। यानी कहने का मतलब ये है कि आवश्यकता अनुसार खासकर हल्के फुल्के कीटों का प्रकोप होता है तो इमिडाक्लोप्रिड और नीम ऑयल से आप सफलतापूर्वक दोस्तों आप फसल को ग्रो कर सकते हैं। रोग मुक्त, कीट मुक्त आप फसल को रख सकते हैं। फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो इसके लिए UPL की साफ 15 लीटर पानी में 40 ग्राम की दर से दोस्तों स्प्रे कर सकते हैं। इसमें कोई महंगे कीटनाशक, महंगे फंगीसाइड, महंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हम आपको लगातार कह रहे हैं कि जो खजूर की क्रॉप है इसमें ज़्यादा स्प्रे, ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इसको आप ऑर्गेनिक तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं। तो खजूर की खेती यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं तो फिर मार्केटिंग में और भी ज़्यादा डिमांड रहने वाली है, ज़्यादा खपत रहने वाली यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं। तो बेसल डोज पर जो हमने खादें बताई उनको तो आपको फॉलो करना ही करना चाहिए। लेकिन आप वर्मी कंपोस्ट है, गोबरी खाद है, सरसों की खली है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इन खादों को भी आवश्यकता अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि जैसे वर्मी कंपोस्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2-4 महीने पर एक बार 5 किलोग्राम प्रति पौधा 5 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट देकर सिंचाई करने से बेहतरीन लाभ मिलेगी। बीच बीच में ट्राइकोडर्मा है, जीवामृत है, इनका प्रयोग भी दोस्तों आप कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। फ्लावरिंग स्टेज पर बस थोड़ा सा ख्याल रखना ये है कि जो फास्फोरस और पोटास बेस खादें होती हैं कुछ निश्चित मात्रा पर प्रयोग करने से काफ़ी बढ़िया तरीके से फलों में वजन बढ़ता है, चमक बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है। और एक बात और, जो खजूर की चमक कैसे बढ़ाएं, किसान मित्रों के लगातार कमेंट्स आते हैं कि खजूर की चमक क्वालिटी बढ़ाने के लिए, साइज और वजनदार करने के लिए कौन सा स्प्रे अच्छा काम करेगा। तो ध्यान से सुनिए। 200 लीटर पानी में 500 ग्राम बोरॉन लेना है और 1 किलोग्राम आपको कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक खाद लेना है। 200 लीटर पानी में घोल करके सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। चमक, क्वालिटी, साइज से काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों आवश्यकता अनुसार गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, ट्राइकोडर्मा, जीवामृत, इनका प्रयोग करने से आप ऑर्गेनिक तरीके से फसल ग्रो कर सकते हैं। बीच बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड और फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर फास्फोरस, पोटास का इस्तेमाल करने से बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बात कर लेते हैं बाजार भाव के ऊपर। तो जो हमारे किसान मित्रों को जो रेट मिलता है, थोक रेट के ऊपर बात कर रहे हैं, 50 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो हमने आपको वैरायटी बतलाई है 150 से 180 किलोग्राम से लेकर लगभग 250 किलोग्राम तक प्रति पौधा खजूर हार्वेस्टिंग के लिए मिलती है। तो यदि 180 केजी ही मान लेते हैं तो 65 पौधे हमने लगाए हैं, तो 180 में जो 65 पौधे हमने फीमेल लगाए हैं 11,700 केजी यानी 117 कुंटल पैदावार होगी हमारी चौथे साल। अब जो पैदावार है दोस्तों ये लगातार बढ़ने वाली है, यानी हो सकता है स्टार्टिंग के सालों पर 117 कुंटल से भी कम पैदावार निकले, लेकिन पौधा जैसे जैसे ग्रो करेगा, विकास करेगा, उस हिसाब से दोस्तों काफ़ी बड़ी मात्रा पर उत्पादन मिलने वाला है। बात करते हैं लागत के ऊपर। तो यदि हम 5,000 रुपये के हिसाब से ही पौधा जोड़ लेते हैं, 70 पौधे लगाए यानी 3,50,000 के तो हमारे पौधा ही लग जाएंगे। अब 70-75% सरकारें, राज्य सरकारें अनुदान दे रही हैं, तो जो दोस्तों आपके पौधे 3.5 लाख के आ रहे थे वही पौधे अनुदान पर
लगभग 1,05,000 रुपये के खर्च में आपके पौधे आ जाएंगे। तो टोटल जो खर्च है ये मान लीजिए खजूर की खेती आप करें तो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास जो एस्टिमेट रेवेन्यू है, जो लगभग आपका खर्च है 2 लाख रुपए लगने वाला है। खजूर की फसल पर दोस्तों जो 2 लाख का खर्च हमने आपको बतलाया है यह हर साल नहीं लगेगा, क्योंकि पौधे आपने खरीदे, प्लांटेशन, बेसल डोज जो खाद खर्च आया वो हर साल नहीं लगने वाला है। आगे चल के जो खर्च बहुत ही कम लगने वाला है, उत्पादन बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ने वाली है। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यदि 70 का ही रेट मिल जाता है जो कि कम से कम है, क्योंकि 100, 120, 80, 90 तक का रेट देखने के लिए मिलता है, हम 70 ही मान लेते हैं, यानी 7,000 रुपये क्विंटल। 7,000 में दोस्तों यदि हम 117 का इंटू कर देंगे तो लगभग दोस्तों 8,19,000 हमारा मुनाफा आ गया। अब लागत घटा देंगे 2 लाख तो 6,19,000 हमारा दोस्तों शुद्ध आमदनी नेट प्रॉफिट आ गया 6 लाख रुपए के समथिंग। तो हमारे किसान भाई यदि 1 साल पर, क्योंकि लागत हर साल इतनी नहीं लगेगी, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि आप खजूर की खेती करते हैं तो आने वाले समय पर 5 साल 6 साल बाद लगभग आप 7 से 8 लाख रुपए आप बड़े आराम से कम इस फसल से कमाई कर सकते हैं। अब इंटरनेट पर ऐसी जानकारी दी जाती है कि 50 लाख कमाएं, 10 लाख कमाएं, 20 लाख कमाएं, लेकिन एक्चुअली पर दोस्तों ये है कि खर्च भी लगता है। तो ये मान लीजिए 5 से 6 लाख रुपए तो आप बड़े आराम से खजूर की क्रॉप से कमाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया डेट पाम फार्मिंग यानी खजूर की उन्नत खेती। यदि दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो, हमारी यह मेहनत सार्थक लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।